The Man-Eating Leopard of Rudraprayag, Episode 23, Leopard vs Man-Eater। रुद्रप्रयाग तक हमारा पीछा करने के बाद तेंदुआ यात्रा मार्ग से गुलाब राय पहुंचा। कुछ दिन पहले वह जिस बीहड़ में गया था, उसी के आगे ऊपर की ओर गुलाब राय था। यहाँ से वह ऊपर उबड़ खाबड़ उस पगडंडी पर चढ़ गया, जिसका इस्तेमाल रुद्रप्रयाग के पूरब की तरफ की पहाड़ियों में रहने वाले लोग हरिद्वार जाने और वहां से वापस आने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में करते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा सीजनल होती है और यात्रा की शुरुआत उसकी अवधि उन ऊंची पहाड़ियों में बर्फ पिघलने और बर्फ पड़ने पर निर्भर करती है, जिन पर ये दोनों तीर्थ स्थित हैं। बद्रीनाथ के रावल ने यानी कि पुजारी ने कुछ दिन पहले टेलीग्राम भेज के घोषणा की थी कि यात्रा मार्ग खुल गया है। इस घोषणा की चूंकि पूरे भारत के हिंदू बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों से थोड़ी संख्या में तीर्थयात्री रुद्रप्रयाग होते हुए जाने लगे थे। पिछले कुछ सालों में बाघ ने सड़क पे कई यात्री मारे थे, यानी कि तेंदुए ने, और उसकी यह आदत ही बन चुकी थी कि यात्रा के मौसम में अपने क्षेत्र की सीमा तक सड़क पर जाएगा और रुद्रप्रयाग के पूर्व में गांव का चक्कर काटकर फिर दोबारा सड़क पर रुद्रप्रयाग से 15 मील तक कहीं भी आ जाएगा। उसके इस दौरे का समय अलग अलग होता, लेकिन मैंने यह पाया कि तेंदुआ रुद्रप्रयाग और गुलाब राय के बीच की पट्टी पर 5 दिन में एक बार अवश्य आता था। इसीलिए वापस बंगले पर आके मैंने एक जगह चुनी जहां से मैं सड़क पर चलते तेंदुए को देख सकता था, और 2 रात में यहाँ मचान पे आराम से रहा, लेकिन तेंदुए का कहीं नामो निशान नहीं था। 2 दिन तक आसपास किसी भी गांव से मुझे तेंदुए का कोई समाचार नहीं मिला। तीसरी सुबह में यात्रा मार्ग पर नीचे की ओर 6 मील घूम आया, यह सोचकर कि हो सकता है इस दिशा में हाल ही में तेंदुआ गया हो। 12 मील के इस भ्रमण के बाद दोपहर को मैं लौटा तथा देर से नाश्ता कर रहा था कि 2 आदमी आए और बताया कि पिछली शाम रुद्रप्रयाग से 18 मील दक्षिण पूर्व में भैंसवाड़ा गांव में तेंदुए ने एक बच्चे को मार दिया है। विवर्तन की शुरू हुई सूचना प्रणाली बहुत कारगर सिद्ध हुई। इस प्रणाली के तहत आदमखोर के हमले वाले क्षेत्र में मारे जाने वाले हर व्यक्ति या पशु की सूचना देने वाले को अलग अलग श्रेणी के नगद इनाम की घोषणा थी। ये इनाम मारे गए बकरे पर 2 रुपए से लेके आदमी के मारे जाने की खबर पर 20 रुपए तक था। इन इनामों के लिए होड़ सी लगी थी और मार की सूचना कम से कम समय के अंदर हम तक पहुंच जाती थी। जब बच्चे के बारे में खबर लाने वाले दोनों व्यक्तियों के हाथ में मैंने 10-10 रुपए रखे, तो उनमें से एक ने कहा कि वह भैंसवाड़ा तक मुझे रास्ता दिखा सकता है। दूसरे व्यक्ति का बोलना था कि उसे हाल ही में बुखार आया था, इसलिए वह उस दिन और 18 मील नहीं चल पाएगा तथा रात वो रुद्रप्रयाग में ही रहेगा। जब ये लोग मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे, उस बीच मैंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था। दोपहर के 1 बजे से थोड़ा पहले केवल अपनी राइफल, कुछ गोलियां और एक टॉर्च लेकर मैं चल दिया। बंगले के नजदीक ही सड़क पार करने के बाद खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू किया। मेरे साथी के यह कहने पर कि रास्ता बहुत लंबा है और अंधेरा होने से पहले अगर नहीं पहुंचे तो हम बाहर सुरक्षित नहीं हैं, मैंने उसे आगे आगे तेज कदमों से चलने को कहा। अगर मेरे बस में होता तो मैं भोजन के बाद तुरंत चढ़ाई नहीं चढ़ता, लेकिन यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं था। पहले 3 मील यानी जब तक हम 4000 फुट की ऊंचाई पर नहीं पहुंचे, मैं अपने गाइड साथी के साथ बड़ी कठिनाई से रफ्तार मिला पाया। 3 मील की चढ़ाई के बाद कुछ समतल जमीन पे पहुंच के मेरी सांस में सांस आई और इसके बाद मैं आगे आगे चलने लगा तथा साथी मुझसे रफ्तार मिलाकर चला। रुद्रप्रयाग आते समय खबर लाने वाले आदमी जिस भी गांव से गुजरे, उन्होंने वहां के लोगों को बता दिया था कि मृत बच्चे के गांव से आ रहे हैं और मुझे बुलाने के लिए रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। मैं नहीं समझता
कि किसी ने भी यह सोचा होगा कि उनके बुलाने पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं बुलाने वाले दो व्यक्तियों में से एक के साथ भैंसवाड़ा जा रहा था तो रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग मेरे इंतजार में खड़े थे। जहां कुछ लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे थे, वहीं कुछ लोग यह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब तक मैं उनके दुश्मन को मार नहीं डालता, जिला छोड़कर कहीं न जाऊं। मेरे साथी ने मुझे बताया था कि हमें 18 मील जाना है, और जब हम पहाड़ दर पहाड़ और घाटी दर घाटी पार करते जा रहे थे, तब मुझे लगा कि मैंने कम समय में 18 किलोमीटर की इतनी दूरी पार करने का कठिन काम हाथ में ले लिया है। इतने कम समय में मैंने इतनी कठिन यात्रा पहले कभी नहीं की थी। उस समय सूरज छिपने वाला था, जब पहाड़ों के कभी न खत्म होने वाले सिलसिले के दौरान एक पहाड़ी से मैंने देखा कि हमारे सामने कुछ 100 गज की दूरी पर धार में कई लोग खड़े थे। हम पर नजर पड़ते ही कुछ लोग तो गायब हो गए और कुछ हमारी तरफ बढ़ने लगे। हमारी तरफ बढ़ने वाले लोगों में फेसवाड़ा गांव का प्रधान भी था, और मेरा अभिवादन करने के बाद उसने यह कहकर मुझे खुश कर दिया कि उस पहाड़ी के ऊपर ही उसका गांव है, तथा उसने अभी अपने बेटे को चाय तैयार करने के लिए गांव में भेजा है। 14 अप्रैल 1926 का दिन लंबे समय तक गढ़वाल में याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन रुद्रप्रयाग के आदमखोर ने इंसान को आखिरी बार अपना शिकार बनाया था। इस दिन शाम को एक विधवा अपनी 9 साल की बेटी और 12 साल के बेटे तथा अपने पड़ोसी के 8 साल के बेटे के साथ भेसवाड़ा गांव से कुछ गज दूर धारा पर पानी लेने गई थी, ताकि शाम का भोजन बना सके। यह विधवा और उसके बच्चे मकानों की लंबी कतार के बीच एक घर में रहते थे। इन 2 मंजिले मकानों में भूमि तल की छतें बहुत नीची थी, और भूमि तल का उपयोग अनाज, लकड़ी आदि रखने में किया जाता था। ऊपर की मंजिल में लोग स्वयं रहते थे। ऊपर की मंजिल में मकान की पूरी लंबाई के बराबर लंबा और 4 फुट चौड़ा बरामदा था। दीवार के सहारे पत्थरों की सीढ़ी थी जो बरामदे तक जाती थी। प्रत्येक सीढ़ी 2 परिवारों के उपयोग में थी। इस पूरे मकान के आगे करीब 60 फुट चौड़ा, 300 फुट लंबा आंगन, जिसके किनारे एक बानड़ी या कम ऊंची दीवार थी। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए आगे आगे विधवा के पड़ोसियों का लड़का और उसके बाद विधवा के बच्चे तथा वह स्वयं चल रही थी। जब पड़ोसियों का लड़का सीढ़ी चढ़ा तो उसने एक जानवर देखा जो सीढ़ियों से लगी निचली मंजिल के खुले कमरे में लेटा था। लड़के ने उसे कुत्ता समझ लिया, इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अन्य तीनों ने तो उसे देखा भी नहीं। इस लड़के के पीछे लड़की, उसके पीछे उसकी विधवा माँ, और सबसे पीछे विधवा का बेटा था। माँ सीढ़ियों के बीच में ही रही होगी कि उसने पीतल का भारी बर्तन, जिसे उसका बेटा लेके आ रहा था, जमीन में बजने और लुढ़कने की आवाज सुनी। बेटे को उसकी लापरवाही के लिए कोसते हुए उसने अपना बर्तन बरामदे में रखा और यह देखने के लिए मुड़ी कि उसके लड़के ने कितना नुकसान कर दिया है। सीढ़ियों की जड़ पर उसने पीतल का बंठा उठाया और इधर उधर बेटे को देखने लगी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। माँ ने समझा कि वह डर के मारे भाग गया है और उसे पुकारने लगी। बगल के घरों के लोगों ने बर्तन गिरने की आवाज सुन ली थी, और अब माँ ने अपने बेटे को आवाज देते सुनकर वे अपने अपने दरवाजों पे आके पूछ रहे थे कि आखिर क्या बात है। किसी ने कहा कि लड़का निचली मंजिल के किसी कमरे में छिप गया होगा। अंधेरा हो चला था, इसलिए एक व्यक्ति लालटेन जला लाया और नीचे उतर के महिला की तरफ आया। जो ही वह महिला के पास पहुंचा, उसने सीढ़ियों पर खून की बूंदें देखी। आदमी भय मिश्रित आवाज सुनकर लोग अपने आंगन में आकर जमा होने लगे। इन लोगों में एक बूढ़ा आदमी एक शिकारी के साथ कई शिकार अभियानों में जा चुका था। लालटेन वाले व्यक्ति से लालटेन लेकर वह बूढ़ा आदमी खून की बूंदों का पीछा करता हुआ आंगन के किनारे की नीचे दीवार यानी कि बानड़ी तक गया। इस दीवार के दूसरी ओर 8 फुट नीचे कचालू का बगीचा था। यहाँ नरम मिट्टी पर तेंदुए के पग मार्क्स थे। उस क्षण तक किसी को संदेह नहीं था कि लड़के को आदमखोर ले गया है।
हालांकि हर एक ने उस तेंदुए के बारे में सुना था, लेकिन वह इस गांव के 10 मील के अंदर पहले कभी नहीं आया था। जो ही उनकी समझ में आया कि क्या हो चुका है, महिला ने रोना शुरू कर दिया और कुछ लोग ढोल दमाऊं व बंदूक लेने अपने घरों को भागे। गांव में तब 3 बंदूकें थी। कुछ ही देर में शोर शराबा होने लगा। रात भर ढोल बजाए गए और गोलियां दागी गई। अगले दिन लड़के की देह ढूंढी जा सकी। 2 लोग मुझे बुलाने रुद्रप्रयाग भेजे गए। जो ही मैं प्रधान के साथ गांव में पहुंचा, मैंने बच्चे के शोक में डूबी महिला की सिसकियां सुनी। यह मृतक की मां थी और यह महिला ही मुझे सबसे पहले मिली। हालांकि मुझे ऐसे माहौल को देखने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि महिला अभी अभी दुख के ज्वार से गुजरी है और फिर यह उबाल आने वाला है। ऐसी अवस्था में किसी से क्या बात करूं और कैसे समझाऊं, इस कला में मैं शून्य था। इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि महिला को पिछली शाम की घटना ब्यौरेवार बताने दूं, लेकिन वह अपने ही नजरिए से कहानी को बयान करना चाहती थी। वह जो भी कहती गई, मैं सुनता रहा। उसकी कहानी का सार गांव वालों के प्रति उसकी यह शिकायत थी कि वे बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए के पीछे नहीं भागे, जबकि बच्चे का बाप जिंदा होता तो वह तेंदुए का पीछा करता। लोगों के खिलाफ उसके आरोप और इस भ्रम को कि अगर गांव वाले पीछा करते तो बच्चे को बचा लेते, मैंने गलत ठहराया। क्योंकि जब तेंदुए ने लड़के के गले में दांत गड़ाए थे, तभी उसका सिर गर्दन की हड्डी से अलग हो गया होगा और तब तेंदुआ उसे आंगन के पार ले गया। उससे पहले ही बच्चा मर चुका होगा। ऐसे में कोई भी, चाहे वहां उपस्थित था या नहीं, वो कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। एकदम सही समय पर मिली चाय को आंगन में ही पीते हुए और अपने आसपास इकट्ठे 100 लोगों को देखकर मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि दिन के समय तेंदुए जैसे बड़े जानवर ने आंगन पार किया और आते जाते कई लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति का एहसास गांव के कुत्तों तक को नहीं हुआ। जिस 8 फुट की दीवार से तेंदुआ लड़के को लेकर कूदा था, मैं उससे नीचे उतरा और पिंडालू के बगीचे को पार कर 12 फुट नीचे फांद कर दूसरे खेत के पार पहुंचा। इस खेत के किनारे कुंजे की 4 फुट ऊंची झाड़ी थी, जहां तेंदुए ने बच्चे के गले की पकड़ छोड़ दी। इस झाड़ी से रास्ता तलाशने की तेंदुए ने कोशिश की, लेकिन रास्ता न होने के कारण उसने बच्चे को उसकी पीठ से पकड़ा और झाड़ी के ऊपर से छलांग मारकर वह 10 फुट ऊंची दीवार पर पहुंचा। इस तीसरी दीवार की जड़ पे पशु मार्ग था। इस मार्ग पे तेंदुआ थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि गांव में शोर मच गया। तेंदुए ने लड़के को पशु मार्ग पर ही छोड़ दिया और पहाड़ी से नीचे उतर गया। वो वापस अपने शिकार पर लौटता, लेकिन ढोल की आवाज तथा बंदूकों की फायरिंग रात भर होती रही और वह उस रात को फिर वापस नहीं लौटा। साफ तौर पर अब मुझे यही करना था कि लड़के की डेड बॉडी को वापस वहीं ले जाऊं जहां तेंदुए ने उसे छोड़ा था। लेकिन मेरे सामने 2 कठिनाइयां थी। बैठने के लिए सही जगह का न होना और मेरा अनुपयुक्त जगह पर बैठने के खिलाफ होना। इस जगह से सबसे नजदीक जो पेड़ था वह अखरोट का बिना पत्तियों वाला वृक्ष था, लेकिन यह भी 300 गज दूर था, इसलिए इस पे बैठना निरर्थक था। और साफ कहूं तो जमीन पे बैठने का साहस मुझ में अब नहीं था। मैं दिन डले गांव में पहुंचा, फिर चाय पीने, माँ की दारुण कथा सुनने और तेंदुए के निशानों का पीछा करने में भी समय लगा। अब इतना समय नहीं था कि मैं एक ऐसा आश्रय बना सकूं जो मुझे सुरक्षा का कम से कम एहसास ही कराए। इसलिए अगर मुझे जमीन पर ही बैठना था तो कहीं भी बैठता, हर जगह बराबर थी और ऐसे में मुझे पता भी नहीं चलता कि तेंदुआ कहाँ से आएगा। यह मैं जानता था कि अगर तेंदुए ने हमला कर दिया तो मैं उस हथियार का उपयोग तो कर ही नहीं पाऊंगा जिसका मुझे अनुभव था, और वह हथियार राइफल ही था। ऐसे तेंदुए के संपर्क में आकर जो घायल न हो, राइफल जैसा आग्नेय अस्त्र इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। इस मार से संबंधित हर जगह का मुआयना करने के बाद मैं आंगन में वापस आया और प्रधान से एक संबल, एक मजबूत खूंटा, हथौड़ा
कुत्ते की जंजीर मंगाने को कहा। संभल से मैंने आंगन के बीच में छेद किया, उसमें खूंटा गाड़ दिया और जंजीर को उससे बांध दिया और प्रधान की सहायता से लड़के की डेड बॉडी लाकर जंजीर से बांध दी। उस अदृश्य शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो जीवन की घड़ी तय करती है। कुछ लोग उसे भाग्य और कुछ किस्मत कहते हैं। कुछ दिन पहले उस शक्ति ने परिवार के कमाने वाले के दिन पूरे कर दिए और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। अब बूढ़ी महिला को आखिरी दिनों में ऐसे समय शोक दे गई जबकि वह जिंदगी भर कष्टों को सहते हुए बेटे पर नजर लगाए हुए थी कि इसके साथ दिन कुछ आराम से कटेंगे। विधवा के मृत बेटे के शरीर को देखकर ही लगता था कि उसे बड़ी देखभाल से पाला गया था। शोक संतप्त माँ को रोने चिल्लाने के जो दौरे पड़ रहे थे, उनके बीच बीच में वह दूरा रही थी। परमेश्वर, मेरे बेटे ने क्या अपराध किया था? उसे तो सब प्यार करते थे, फिर क्यों इतनी पीड़ा देकर उसे खेलने खाने की उम्र में मार दिया? खूंटा गाड़ने से पहले ही मैंने माँ और बेटी को मकान की कतार के आखिरी कोने वाले कमरे में ले जाने को कह दिया था। मेरी तैयारी पूरी हो गई तो मैंने धारे पर हाथ धोए और सूखी घास का एक गट्ठर लाने को कहा। ये घास मैंने महिला द्वारा खाली किए गए कमरे के बाहर बरामदे में रख दी। अंधेरा गिर गया था। लोगों को मैंने अपने अपने घर पे जाने को कह दिया था और कहा था कि रात को जितना संभव हो चुप रहे। मैंने बरामदे में पोजीशन ले ली। औंधे मुंह लेटकर आगे से घास की ढेरी लगाए मैं शिकार पे नजर रख सकता था और मेरे स्वयं के देखे जाने के अवसर बहुत ही कम थे। पिछली रात हालांकि गांव में बहुत शोर शराबा रहा होगा, लेकिन मुझे लगता था कि तेंदुआ लौटेगा और जिस स्थान पे वह कल अपना शिकार छोड़ गया था, वहां पर उसे नहीं पाएगा तो वह दूसरे शिकार की तलाश में गांव में आएगा। बेसवाड़ा में जितनी आसानी से उसे अपना पहला शिकार मिला था, उससे प्रोत्साहित होकर वह फिर कोशिश करेगा और इस तरह पूरी उम्मीद के साथ मैं चौकसी पर लग गया। शाम से ही घने बादल छाने लगे थे और 8 बजे जब गांव में महिला के सिसकियों के अलावा सब तरफ सन्नाटा था, बिजली चमकी और फिर तेज हवा चली जिससे लग रहा था तूफान आएगा। घंटे भर तूफान चलता रहा और इतनी ज्यादा बिजली चमकती रही कि अगर आंगन में कोई चूहा भी आता तो दिखाई देता और संभवतः मैं उस पर गोली दागने में कामयाब भी रहता। बारिश बंद हो गई लेकिन बादल गिरे रहे और कुछ इंच से ज्यादा दूर दिखना बंद हो गया। समय आ गया था जब तेंदुआ जहां भी शरण लिए हो चल पड़े और कब पहुंचेगा यह इस बात पर निर्भर था कि उसने गांव से कितनी दूर शरण ली हुई थी। महिला की सिसकियां बंद हो गई थी और लगता था जैसे संसार में कहीं कोई आवाज नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि तेंदुए के आने की खबर मुझे मेरे कान ही देंगे, इसलिए मैंने मृतक को रस्सी की जगह कुत्ता जंजीर से बांधा था। जो घास मुझे बिछाने को दी गई थी वह खूब सूखी थी। मेरे कान अंधेरे में सुनने की कोशिश में ही थे कि मैंने पहला स्वर अपने पाँव के पास से आता हुआ सुना। कुछ रेंग रहा था हल्के से। मैं निकर पहने हुए था जिससे मेरे घुटने नंगे थे। इस नंगी त्वचा पर मैंने महसूस किया जैसे बाल वाले किसी प्राणी का स्पर्श हो रहा है। यह आदमखोर ही हो सकता था और ऊपर आके यह मेरे गले को जकड़ लेगा। अब मेरे बाएं कंधे पे हल्का सा दबाव पाँव जमाने के लिए और जो ही मैं ट्रिगर दबाने वाला था जिससे तेंदुए का ध्यान बढ़ जाए, एक छोटा सा जानवर मेरे हाथ और सीने के बीच कूदा। यह एक बिल्ली थी जो गीली थी। वह तूफान में फंस गई थी। हर दरवाजा बंद पाके सुरक्षा और गर्मी के लिए मेरे पास आई थी। बिल्ली अभी मेरे कोट के अंदर अच्छी तरह जगह भी नहीं बना पाई थी और मैं भी बिल्ली को तेंदुआ समझ जो डर गया था, उससे उबर नहीं पाया था कि तभी खेतों के पार गुर्राहट की हल्की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज हुई और आक्रमण प्रत्याक्रमण की गर्जन में बदल गई। ऐसी हुंकार मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। स्पष्ट था कि आदमखोर उस स्थान पे लौट आया था जहां पे उसने पिछली रात अपना शिकार रख छोड़ा था। वह उसे ही ढूंढ रहा होगा और शिकार को गायब पाकर वैसे ही अच्छे मूड में नहीं होगा कि उसे किसी और तेंदुए ने देख लिया जो इस क्षेत्र को अपना इलाका समझता होगा।
दोनों की भेंट होने पे स्थानीय तेंदुए ने उस आदमखोर पे आक्रमण कर दिया होगा। प्रकृति का युद्ध गर्जन जिसे मैं सुन रहा था असाधारण था, क्योंकि नरभक्षी हमेशा अपने क्षेत्र में ही रहते हैं और अगर दो समलिंगी कभी आमने सामने पड़ भी गए तो वे एक नजर में ही एक दूसरे की ताकत को भांप लेते हैं और कमजोर शक्तिशाली को रास्ता दे देता है। आदमखोर हालांकि बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली नर तेंदुआ था। उसके 500 वर्ग मील के क्षेत्र में शायद कोई दूसरा उसके शासन को चुनौती दे सका था, लेकिन भैंसवाड़ा में वह अजनबी राहगीर ही था और इस क्षेत्र में आके जो जोखिम उसने अपने सिर लिया था उससे निपटने के लिए उसे जान की बाजी लगानी थी। यही वह निस्संदेह कर भी रहा था। मैं उसे गोली मार सकूं, अब यह अवसर नहीं रह गया था, क्योंकि अगर आदमखोर हमलावर को हराने में कामयाब भी रहा तो भी अपने शरीर के घाव के कारण कुछ समय तक वह अपने शिकार में रुचि नहीं लेगा। इस बात की भी संभावना थी कि यह युद्ध उसके लिए जानलेवा साबित हो जाए और ऐसे में उसका अंत एकदम अप्रत्याशित होगा। अपनी ही बिरादरी द्वारा वह अचानक मारा जाएगा, जबकि उसका अंत करने के लिए सरकार और जनता के 8 साल के प्रयास नाकामयाब रहे। पहले दौर का युद्ध 5 मिनट चला। मुकाबला दुर्धर्ष और बराबरी का था। यह दौर अनिर्णित रहा। मैं अब भी दोनों जानवरों की आवाज सुन रहा था। 10 या 15 मिनट के बाद युद्ध फिर शुरू हुआ, लेकिन यह पहले वाले युद्ध स्थल से 200-300 गज दूरी पर हो रहा था। साफ था कि स्थानीय योद्धा बाहरी प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ रहा था और उसे पीछे हटने को मजबूर कर रहा था। तीसरा दौर पहले 2 दौर से छोटा रहा। यह दौर भी कम दुर्धर्ष नहीं था और जब लंबी चुप्पी के बाद फिर युद्ध हुआ तो उसका स्थान बदलकर पहाड़ी के धार पर था और युद्ध की हुंकार धीरे धीरे सुनाई देनी बंद हो गई। अब भी अंधेरी रात के 6 घंटे बाकी थे। मैं जानता था कि मेरा भैंसवाड़ा आना निरर्थक हो गया था। मेरी यह उम्मीद कि यह लड़ाई अंतिम लड़ाई साबित होगी, क्योंकि इसमें आदमखोर की मौत हो जाएगी, थोड़ी ही देर की साबित हुई। ये लड़ाई जिस तरह धीरे धीरे धीमी होती गई, उससे लगता था कि आदमखोर घायल हो गया था, लेकिन इससे मनुष्य के मांस के प्रति उसका आकर्षण कम नहीं होगा और न ही मानव शिकार प्राप्त करने की उसकी शक्ति जवाब देगी। बिल्ली रात भर आराम से सोई रही और पूरब में सूरज की पहली किरण के पड़ते ही मैं उठकर आंगन में आया और उस लड़के को उस स्थान पर ले आया जहां से उसे उठाया था। पिछली शाम जिस कंबल से उसे ढका था उसे फिर से ढक दिया गया। गांव का प्रधान उस समय सोया था जब मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। चाय बनने में समय लगेगा, इसलिए मैंने चाय पीने से इनकार कर दिया और प्रधान को आश्वासन दिया कि आदमखोर उसके गांव में फिर नहीं आएगा। प्रधान से यह बात करने के बाद कि लड़के का अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया जाए, मैं रुद्रप्रयाग की अपनी लंबी यात्रा पर निकल गया। हम अपने प्रयासों में कितनी ही बार असफल होते रहे, हमें हर असफलता के बाद होने वाली हताशा की आदत फिर भी नहीं पड़ती। महीने भर से मैं हर सुबह बंगले से सफलता की उम्मीद लेके निकलता और हर शाम हताश और निराश लौटता। अगर मेरी असफलता केवल मेरी चिंता का कारण होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो काम मैंने हाथ में लिया था उसमें मेरी चिंता से ज्यादा औरों को चिंता थी। दुर्भाग्य अपनी असफलताओं का कारण मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। मेरी असफलताएं इतनी बढ़ती जा रही थी कि इसका संयुक्त प्रभाव मेरी हताशा को घनीभूत करता जा रहा था और मुझे महसूस होता जा रहा था कि जिस काम के लिए मैं आया हूं उसे करना मेरे भाग्य में नहीं है। ये दुर्भाग्य के अलावा और क्या चीज थी जिसने बाघ से तेंदुए से शिकार वहां पर रखवाया जहां कोई पेड़ नहीं था। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या था कि आदमखोर जब अपने शिकार को नियत स्थान पर न पाकर गांव की तरफ आ रहा था तो किसी और तेंदुए ने उसे रोक लिया। इस नए तेंदुए की जागीर शायद 30 वर्ग मील क्षेत्र में थी, लेकिन वह उसी स्थान विशेष पे पहुंचा जहां से नरभक्षी गांव की तरफ बढ़ रहा था। यह 18 मील की यात्रा कल जितनी लंबी थी आज और लंबी हो गई थी और पहाड़ियां ज्यादा खड़ी लग रही थी। जिन गांव से मैं गुजरा लोग बेचैनी से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और हालांकि मेरे पास उनके लिए अच्छी खबर नहीं थे, लेकिन फिर भी वे दुखी नहीं हुए।
अपने दर्शन में उनका असीम विश्वास था। यह विश्वास जो पहाड़ों को डिगा दे और हताशा के क्षणों में राहत दे। यह विश्वास कि कोई भी मानव या प्राणी अपने लिए नियत समय से पहले नहीं मर सकता। उनका मानना था कि आदमखोर का समय अभी नहीं आया है। इस विश्वास के लिए किसी स्पष्टीकरण या तर्क की आवश्यकता नहीं थी। सुबह से ही संकोच और हताशा में घिरा मैं आखिरी गांव पहुंचा, जहां मेरे लिए चाय और विश्राम की व्यवस्था की गई। गांव वालों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। इस गांव से रुद्रप्रयाग 4 मील दूर रह गया था। जब इस गांव से मैं चला तो मैंने देखा कि मैं आदमखोर के पग मार्क्स के साथ साथ चल रहा था। यह देख मुझे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार मनुष्य की मानसिक स्थिति सुस्त और चुस्त होती है। आदमखोर कई मील पीछे से इस रास्ते पर आ गया होगा, लेकिन गांव के भोले भाले लोगों से बातचीत कर और चाय पीने के बाद मैं इतना तरोताजा हो गया कि उस सुबह इतनी देर बाद मैं पग्स मार्क्स को देख पाया। यह रास्ता लाल मिट्टी वाला था जो बारिश में नरम हो गई थी। पग मार्क्स से पता चलता था कि आदमखोर अपनी सामान्य चाल से गया था। आधा मील आगे जाके उसने रफ्तार तेज करनी शुरू की। यह रफ्तार गुलाब राय के ऊपर बिहड़ के सिरे तक रही, जहां से वह खाई में घुस गया था। तेंदुआ या शेर जब सामान्य गति से चलते हैं तो उनके पीछे के पांव के निशान ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब किसी कारण से उनकी रफ्तार तेज होती है तो उनके पीछे के पांव आगे के पांव के अगली तरफ पड़ते हैं और चारों पांव के निशान जमीन पर दिखाई देते हैं। अगले और पिछले पंजों की दूरी से बिल्ली परिवार के जानवरों की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले में स्पष्ट था कि दिन का उजाला होने के कारण आदमखोर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई होगी। मुझे आदमखोर के चलने की क्षमता का अंदाजा पहले भी था, लेकिन तब वह अपने क्षेत्र में भोजन की तलाश की रफ्तार होती। किंतु यहाँ उसकी लंबी यात्रा का अपना अलग कारण था। यहाँ वह अपने और उस तेंदुए के बीच अधिकतम दूरी रखना चाहता होगा, जिसने उसे क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी कानून का अच्छा पाठ पढ़ाया था। यह पाठ कितना असरकारक था, इसकी चर्चा हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे। इसके बाद इस कहानी के सिर्फ 2 और एपिसोड्स बचते हैं। पूरी कहानी को सुनने के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हर वीडियो के साथ जुड़े रहिए।